अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ जो है आप इसको शेयर भी करें सबके साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों को जो है स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस हो और जो है इसके साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस हो। नाज़रीन, इसके साथ ही साथ आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, उनका ताल्लुक है एकेरी सिक्योरिटीज से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शोएब मेमन साहब की, जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे जो है वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और माशाल्लाह से इनका एक बहुत ही ह्यूज एक्सपीरियंस है। वेरी लर्नेड पर्सन। और जो है आज मैंने उनको अपने सेशन में इनवाइट किया है, उनसे हम जानेंगे मार्केट के हवाले से, और जो है इस वक्त क्या फर्दर प्रोग्रेस होगी मार्केट में और क्या सिलसिला चलेगा, ये सारी बातें करेंगे और साथ ही साथ आप लोगों के सवालात भी लेंगे। तो चलें जी, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इंटरेस्टिंग टाइम्स। हाँ। पाक इंडिया वॉर से बचते हैं तो फिर इजराइल ईरान वॉर में फंस जाते हैं, वहां से निकलते हैं तो आप समझते हैं कि अब हर चीज सही हो जाएगी, लेकिन खौफ आता है। लेकिन बहरहाल आई थिंक चीजें बेहतर हैं हम्म। और मेरा ख्याल है चीजें बेहतर चलेंगी। लेकिन आपके जो क्वेश्चंस हो वो आप पूछिए जी। सही, बिल्कुल। सर, वाकई सही बात कही कि इस वक्त हम बिल्कुल जंगी हालत में हैं। एक जंग से निकलते हैं, दूसरी जंग में पहुंच जाते हैं। और जो है बीच में हम ये भी सुन रहे थे कि शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो शायद की शक्ल इख्तियार करे। अभी भी स्टिल हम इंडिया पाकिस्तान तो बहुत ही ओबीडियंट थे, उन्होंने तो सीज फायर किया, उसके बाद वो उस पे जो है कायम दायम रहे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है थोड़ी वो कहते हैं ना, जिद्दी स्टूडेंट्स हैं, बात ही नहीं सुन रहे। सीज फायर के बावजूद कुछ ना कुछ हमें जो है इस हवाले से सुनने को आ रहा है, और हमारी मार्केट इस चीज का बहुत ज्यादा असर ले लेती है। अब सर, मुझे ये बताएं, ये जो एकदम से जो इतना गैप आया, लास्ट टाइम भी हमने देखा कि वो एकदम से इतना गैप आया, और फिर अभी भी एकदम से वो गैप आया। 116 पे जो है वो इंडेक्स चला गया, देन उसके बाद उसने फौरन ही रिकवर किया जैसी सीज फायर की न्यूज आई। तो ये जो गैप है, ये किस तरह से ये फिल होगा, क्या जो है? और जैसे हमने कल की मार्केट देखी, थोड़ी सी हमें इतनी कोई अप टू मार्क नहीं लगी। आज हमने देखा कि बड़ी अच्छी मार्केट हुई, लेकिन वही बात है कि ब्रेक के बाद, जब नमाज के बाद जब मार्केट हुई, तो वहां पे हमने देखा सेलिंग हुई। तो क्या ये वो छोटी मोटी वो करेक्शन का पार्ट आ रहा है जो ये गैप फिल करेगा? क्या है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। जी देखें, एक तो बड़ी क्लियर सी बात है, इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट था हम्म। और डेफिनेटली उसका असर पाकिस्तान पे भी आना था अगर वो हालात मजीद ख़राब रहते, सही। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। हम्म। क्योंकि अगर तो आपको पहले इंडिया की तरफ से ख़तरा था, अगर ईरान की एयर स्पेस में इसराइल कंटिन्यूस रहता तो फिर पाकिस्तान को इस बॉर्डर से भी खतरा हो जाता। तो एक बहुत अच्छी बात हुई कि जंग बंदी हुई है और फिलहाल अभी जो है वो सारी सिचुएशन ईरान के ही कंट्रोल में है। तो नंबर एक, जो आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन है वो वो बेहतर है और अभी तक उसमें कोई इशू नहीं है, नंबर एक। नंबर टू, इकोनॉमी। इकोनॉमी में आपकी जो ऑयल प्राइस है उसका बड़ा अमल दखल रहा है और ऑयल प्राइस $60 से $75 हो गई थी। लेकिन आपने देखा कि फिर जैसे ही ये सीज फायर अनाउंस हुआ है तो ये दोबारा से $65 पे WTI जो है वो ऑयल प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऑयल जो है वो दोबारा से नीचे आ गया। तो आपका अब इसमें एक फर्क जो है वो बहुत बड़ा है हमारी मार्केट और रीजनल मार्केट्स में, कि रीजनल मार्केट्स जो है वो आधा 1% डाउन थी। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था वहाँ पे, जबकि पाकिस्तान जो है वो 3.3% डाउन था मंडे को, और फ्राइडे से थर्सडे को भी डाउन था। तो व्हाट डज इट मीन, कि मतलब क्या पाकिस्तान ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था वॉर से या कोई और रीज़न था? तो रीज़न हमारे हिसाब से ये था कि हम्म। जो मंडे से एक तो रोल ओवर वीक फॉरवर्ड्स का शुरू हो रहा था, तो सही। फॉरवर्ड की पोजीशन थी नंबर एक। नंबर दो ये है कि जून 30 जो है वो क्लोजिंग है अब, और उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि जो ब्रोकर्स जो है वो अपनी बुक्स को
बहुत ही बैलेंस करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कोई इशू ना आए। तो उसमें यह है कि वो फिर जरा काम जो है कम कर देते हैं और क्लाइंट से कहते हैं कि आप अपने जो भी बैलेंसेस है उनको क्लियर करें, ताकि यह है कि उनका एज एट अ पर्टिकुलर डेट जो है वो उनका क्लियरेंस हो जाए, और वो उनके जो है अकाउंट्स में उनके डेबिट बैलेंसेस अपीयर ना हो रहे हो, जो कि रेगुलेटर जो है फिर उसको पॉइंट आउट करता है कि जी जनाब ये आपके क्लाइंट्स हैं जिनके डेबिट बैलेंसेस अभी तक हैं, चल रहे। तो हम्म। वो एक एफर्ट होती है। फिर ये है कि आपका ईयर एंड है, म्यूचुअल फंड्स का ईयर एंड है 30 जून। तो इसमें और फिर यह है कि कल वो आखिरी दिन था जिसकी सेटलमेंट 30 जून को होनी थी। आज का दिन जो भी ट्रेड हुई है आप देखेंगे कि वो उसकी सेटलमेंट 2 जुलाई यानी न्यू फाइनेंशियल ईयर। तो मेरे हिसाब से ये जो फैक्टर था कि हमारी मार्केट ऊपर थी, हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रही है, अभी बहुत जगह है लेकिन हाईएस्ट लेवल पे कर रही है। और साथ में इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, साथ में जून 30 की क्लोजिंग थी, रोल ओवर का वीक था, तो मार्केट ने जरा प्रेशर लिया। और लेकिन आप देखें कि मार्केट जो है वो ऑन अ वीक टू वीक बेसिस कोई 3% या उससे ज्यादा ऊपर है। तो क्लियरली मतलब वीक ऑन वीक बेसिस पे मार्केट अप हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मंडे को 3.3% डाउन थी। तो आपका एक बड़ा मेजर इशू इसराइल ईरान वॉर का रिजॉल्व हुआ। आपका जून 30 अब खत्म होने वाला है, मंडे को जून 30 आखिरी दिन है जून का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। तो अब यहाँ से आगे जी क्या लगता है, तो यहाँ से आगे अब जुलाई के रिजल्ट्स आएंगे, हम्म। और ये है कि इन्फ्लेशन का नंबर आएगा 2 जुलाई को, 1 जुलाई को। तो हमें लगता है कि जो जून की इन्फ्लेशन होगी वो 3.2% होगी आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और हमें ये भी लगता है कि क्योंकि अब FY 25 की इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी नीचे आ गई है, हम्म। तो अब आपका जो FY 26 की इन्फ्लेशन है वो 4.25 4.5% के करीब होगी। इफ दैट इज द सिचुएशन, तो आपका जो स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट रखा है वो 11% पे रखा है। हम्म। इसका मतलब ये है कि अब गुंजाइश और बन रही है कि आप इंटरेस्ट रेट को 9.5% तक ले आए। तो हम्म। अगर ये आ जाता है 9.5% तक, तो अगेन दैट इज गोइंग टू बी बिग पॉजिटिव फॉर स्टॉक मार्केट, क्योंकि दो तीन चीजें होती हैं जब इंटरेस्ट रेट घटते हैं, तो लोग जो है वो कहते हैं कि जी फिक्स इनकम में पैसे नहीं बन रहे, अब स्टॉक मार्केट में पैसे लगाओ। नंबर एक। नंबर दो ये है कि वो कंपनीज जो हाईली लेवरेज होती हैं उनकी फाइनेंशियल चार्जेस कम हो जाते हैं, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करती है और ओवरऑल कंजम्पशन बेहतर होता है। तो लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म करती है एक सर्टेन टाइम तक। तो हमारा ख्याल ये है कि क्योंकि अब जो है वो इंटरेस्ट रेट का चांस ज़्यादा लग रहा है कम होने का, और आगे कोई हर्डल नज़र नहीं आ रही है फॉर द टाइम बीइंग, तो हमें लगता है कि अब मार्केट यहाँ से परफॉर्म करेगी। और नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में मार्केट का रिटर्न तकरीबन 35 से 40% जो है कराची या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका KSE 100 इंडेक्स जो है वो हम्म। 35 से 40% अपसाइड देना चाहिए। सही। सर बिल्कुल आपने बहुत ही इसमें ह्यूज जो है आपने इसको कवर किया। सर अब थोड़ा सा सेक्टर के हवाले से बताएं कि सेक्टर वाइज किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हमने देखा कि ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया, सीमेंट सेक्टर हो गया, ये ऑलमोस्ट परफॉर्म कर चुके हैं। थोड़ा सा सेक्टर वाइज बताइए कि इस वक्त कौन से सेक्टर्स में आगे जो है बड़ा प्रॉमिसिंग इन्वेस्टर्स के लिए जो है चांसेस हैं। जी देखें, बड़ी सीधी सी बात है कि सामने आपके एनर्जी सेक्टर है, इसमें जी। OGDC, PSO, PPL, ये सब स्टॉक्स हैं जी। और इनमें अच्छी स्टोरीज हैं। हमारे हिसाब से इनकी अर्निंग्स वैसे भी अच्छी हैं, और उसके अलावा इनके कैश फ्लोज अभी और मजीद इम्प्रूव होने हैं। तो वो भी होने हैं, फिर सर्कुलर डेट के इश्यूज रिजॉल्व होने हैं अभी। हाँ। और हमें लगता है कि अगर वो रिजॉल्व हो गए तो OJDC और PPL में यहाँ से गुंजाइश है डबल होने की। हाँ। ठीक है, तो हमारे हिसाब से एक बड़ी अपसाइड है इनके। गैस सर्कुलर डेट के मसले हल होने चाहिए। रेको देख के ऊपर काम शुरू हो गया है, गोल्ड और कॉपर की प्राइसेस जो है डबल हो गई हैं, तक डबल नहीं 50% आप है। तो वहां पे भी अपसाइड आ चुकी है जिसमें इनकी इन्वेस्टमेंट है।
तो चीज़ें तो काफ़ी बेहतर हैं, तो मेरे हिसाब से ये सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा गोइंग फॉरवर्ड। हम्म। आपका क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो अल्टीमेटली सीमेंट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अम, तो वो पॉजिटिव है। साथ में फर्टिलाइजर में अब आस्ते आस्ते डिमांड पिकअप हो रही है, हालांकि इन्वेंट्री बची हुई है, लेकिन फिर भी आपकी जो फर्टिलाइजर है उसकी सेल्स बेहतर हो रही है। फिर आप आ जाएं बैंकिंग पे, तो बैंकिंग जो है वो कंटिन्यूअस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और बैंकिंग में कोई इशू नहीं है। आप देखें डिविडेंड्स काफ़ी बैंक्स के बेहतर हैं, तो इनमें परफॉर्मेंस आती रहती है। आप देखें नेशनल बैंक 109 110 का हो गया, 808 रुपए का डिविडेंड है, तो चीज़ें तो बड़ी अच्छी है। हम्म। तो इस हिसाब से आप एनर्जी को रख लें, हब पावर देख लें, हब पावर बहुत अच्छा है। हम्म। तो ये स्टॉक्स जो है, बैंकिंग में हमें हबीब बैंक बहुत अच्छा लगता है, तो हबीब बैंक आप देख सकते हैं। एंग्रो होल्डिंग्स बहुत अच्छा लगता है, मेरा ख्याल है उसको देखना चाहिए। पाक टेलीकॉम बहुत अच्छा लगता है। तो ये स्टॉक्स हैं हम्म। के इलेक्ट्रिक ऊपर गया था नीचे आ गया है, तो अब इसमें जगह है कि इलेक्ट्रिक देखें। सिस्टम्स लिमिटेड अच्छा है, तो ये आप जो है ये स्टॉक्स देख सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। एक ओवरऑल रैली एक्सपेक्टेड है स्टॉक हम्म। मार्केट में, और हमारा ये ख्याल है कि वो रैली होगी जी। इंशाल्लाह। सर ये भी कहा जाता है कि कुछ सेक्टर्स हैं जो परफॉर्म कर चुके हैं, जैसे आपने सीमेंट सेक्टर का अभी भी आपने स्टिल कहा कि सीमेंट सेक्टर में है। इसके हवाले से भी लोग ये कहते हैं कि ये अपनी पीक पे चला गया है, ये परफॉर्म कर चुका है। तो कोई है ऐसे सेक्टर्स, क्या वाकई सीमेंट में ऐसा है, या मजीद कोई और सेक्टर्स हैं जो इस वक्त अपना फुल परफॉर्म कर चुके हैं और अभी उनकी बारी आने में फिर टाइम है? देखिए सेक्टर्स तो अगर आप देखें तो बिल्कुल ठीक है, सीमेंट परफॉर्म कर चुका है, लेकिन अगर आप सीमेंट के नंबर्स देखेंगे तो ये 50% कैपेसिटी पे काम कर रहा है। हम्म। इसका मतलब ये है कि जो डिमांड आएगी, हम्म। ये विदाउट एडिशनल इंक्रीज इन कॉस्ट या प्राइस, ये आपको सीमेंट मिलती रहेगी। सो कैपेसिटी होना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो कैपेसिटी है, इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे, डिमांड आएगी, तो आई थिंक इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। फॉर द टाइम बिंग आपको लगेगा कि जी बस ये प्राइसेस बढ़ गई हैं, काफ़ी है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगले कुछ अरसे में डिमांड पिकअप होगी और चीज़ें बेहतर होंगी। सही, बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों के सवाल हम लेते हैं। सबसे पहले जी नसीम ताहिर साहब, आप अपना सवाल कीजिए सर प्लीज। जी अस्सलाम नसीम वालेकुम। सर, जी वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन है भाई से कि ये सर्कुलर डेट का जो मामला है ये अटका क्यों हुआ है? ये 30 जून तक इसको क्लियर नहीं हो जाना चाहिए? जी क्योंकि इस ये साल में बिल्कुल ये पावर सर्कुलर डेट का है, थोड़ा सा प्रोसीजरल इश्यूज होते हैं, और प्रोसीजरल इश्यूज में बाज़ों का डिले होती है। अभी भी हो सकता है थोड़ी डिले हो जाए, लेकिन ये है कि ये इंशाल्लाह हो जाना है। तो अभी नहीं तो मेरा ख्याल है 10 जुलाई तक ये हो जाएगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। उमर, आप अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने ये पूछना था, फातिमा फर्टिलाइजर को आप नेक्स्ट क्वार्टर में कैसा देख रहे हैं? जी नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा देख रहे हैं, क्योंकि आप फर्टिलाइजर की डिमांड आस्ते आस्ते पिकअप होती रहेगी। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि इस एक हफ्ते में फातिमा फर्टिलाइजर ने कोई 8-9% के करीब रिटर्न दिया है, जबकि मार्केट का रिटर्न 3% है, तो ये ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर चुका है इंडेक्स को। तो उसमें हो सकता है कि अब आगे थोड़ी शॉर्ट टर्म में 1-1.5 हफ्ता शायद उसकी परफॉर्मेंस कम रहे, उसके बाद फिर ये चलना शुरू हो जाए। तो बट ओवरऑल आई थिंक आई वुड स्टे पॉजिटिव ऑन फातिमा फर्टिलाइजर। बहुत शुक्रिया। जी जुनेद शेख, अपना सवाल करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये पोल के बारे में क्या ख्याल है कि अभी तो बहुत हाई हो गया, तो और मजीद हाई होने के चांसेस में इसमें एंट्री ले सकते हैं? जी देखें, पाकिस्तान पॉल ऑयल जो है फील्ड। ना, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि इसकी जो मेजॉरिटी प्रोडक्शन होती है ना, वो पेट्रोल होता है, ऑयल होता है, गैस नहीं होता। गैस कम है, ठीक है। तो जैसे ही ऑयल कम होगा तो इसकी अर्निंग्स भी कम होती है, ठीक है। लेकिन इनकी प्रोडक्शन भी साथ साथ बढ़ रही है, तो उसका इम्पैक्ट जो है ऑयल प्राइस कम होने का, बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। और ये अपनी अर्निंग का 70-80% जो है डिविडेंड दे देता है। अगर 100 रुपए की अर्निंग है तो 70-75 रुपए 80 रुपए ये डिविडेंड दे देता है।
तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये एक सर्टेन पे आउट जो कि दे रहा है ये, अगर वो देता रहता है और साथ में इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं, तो पॉल जो है फिर अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो आपको ओके ये सर। साल के पैसे जो है ना आपको अच्छे देता रहेगा, 12 13 14 15% की डिविडेंड यील्ड देता रहेगा। और बस ये है कि आपको ऑयल प्राइस कम होगी तो उसमें ये वालेकुम है कि अस्सलाम। थोड़ा बहुत मैं वो हिट सलाह भी आएगी। करी वो पैसे मुझसे भी तरीका लुटे वाला ठीक। चेक वगैरह। अच्छा सर, अगर ये अभी अभी तो सारे स्टॉक्स बढ़ गए हैं, तो अभी नेक्स्ट वीक में फ्रेश एंट्री में कौन सा स्टॉक बेहतर है? आप ओजीडीसी देख लें, एंग्रो होल्डिंग्स ठीक देख है लें। सर। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक। जी बहुत शुक्रिया। प्लीज अपने माइक्स ऑफ करें आप लोग। और जी आफ्ताब साहब अपना सवाल करें। सलामकुम सर। सर फौजी सीमेंट का पूछना है, फौजी सीमेंट कहाँ तक जा सकता है? और सर पीएसओ में स्टिल अभी भी जगह है? पीएसओ और ओजीडीसी आप कह रहे हैं और तो बढ़ हाँ गया है, लेकिन इसमें स्टिल अभी भी जगह है काफी। हाँ, देखें ये होगा कि पेमेंट ज़रा इधर उधर होती है, टाइम होता है तो फिर दोबारा माल आना शुरू हो जाता है। तो अब इसमें रैली हुई है, रैली ये आपकी काफ़ी नीचे था, अब ये 380 के करीब, 379 के करीब आया है। तो ये मेरा ख्याल ये है कि यहाँ से ऊपर ही जाना है, बट बीच में आपको कहीं पे प्रॉफिट टेकिंग मिल सकती है। तो आप वो लेवल देख के कि भाई कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, आप करके जब नीचे आए तो दोबारा खरीद ले। लेकिन इसमें खेलते रहें, इसमें पॉजिटिव रहें, कोई मसला नहीं है इसमें। और सर फौजी सीमेंट का पूछ रहा था। फौजी सीमेंट भी अच्छा स्टॉक है, 43 44 रुपीज पे बुरा नहीं है। थैंक यू सर। जी साद हुसैन अपना सवाल करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। ये पूछना था वालेकुम। कि मैपिंग जो है बहुत नीचे से वो 96 रुपए का हो गया है, तो लेकिन फौजी सीमेंट जो है वो 6 नंबर की कंपनी है, लेकिन इसमें जो है वो मूव नहीं आ रही, और इसकी आप टारगेट प्राइस दिसंबर तक क्या देखते हैं? और नंबर टू, मुझे 100 रुपए से कम कोई अच्छे शेयर्स बताएं जो आइंदा 5 साल में मल्टी बैगर बन सकें, जैसे फौजी सीमेंट की बात हो रही है। जी आप शुक्रिया। पाक टेलीकॉम देख लें, पीटीसी अच्छा शेयर है, इसको देख लें। ठीक है। ठीक यानी है ना। ये समझते हैं कि ये ऊपर जा सकता है दोबारा 90 95 जी तक जैसे पहले जी था? बिल्कुल। ठीक जी है। और बिल्कुल। फौजी सीमेंट को कैसे देखते हैं? फौजी सीमेंट को कहाँ तक ये देखते फौजी सीमेंट के थोड़े अर्निंग्स अभी कम है, तो इस वजह से लोगों ने जरा माल बेचा है, लेकिन ये है कि 42 43 44 पे बुरा नहीं है, एंड आई थिंक इट्स अ गुड स्टॉक। हैं? अभी सिर्फ आपको ये मेपिली वगैरह, क्योंकि पहले मेपिली वगैरह चले नहीं थे, तो अब हम्म। ये मेपिली चलना शुरू हुआ है या डीजी चलना हुआ है। पहले सिर्फ फौजी सीमेंट चलता था और बाद में ठीक। लकी सीमेंट चलने लगा। तो एक्चुअली तो फौजी सीमेंट ही चला है, अभी रुका हुआ है। अभी रुका है, रुकेगा थोड़ा कुछ अर्सा, फिर उसके बाद फिर चलना शुरू कर देगा। अगर आप 6 महीने का व्यू लें तो मेरा ख्याल है यहाँ से 65 70 रुपये हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जी जावेद साहब अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम सर अस्सलाम। पूछना चाह रहा था, ये हेस्कोल जो है ये काफी अरसे से डिफॉल्टर सेगमेंट में है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि इसका फ्यूचर कैसा है? जी फ्यूचर तो इसका, एक बात कहते हैं कि अगर इसकी मैनेजमेंट अच्छी आ जाए तो फ्यूचर अच्छा है। तो ये है कि लोग इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें दोबारा से पैसा लगा के दोबारा से चीज़ें करके कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका मेन बिजनेस तो अभी भी जो पेट्रोल का है वो अच्छा जा रहा है। तो उस हिसाब से सिर्फ ये है कि इसमें पैसे डालने हैं और नई मैनेजमेंट उसको देखे, तो आई थिंक एस्कॉल बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये है कि थोड़ा सा और टाइम लगेगा। इसकी रीस्केड्यूलिंग चल रही है इसके लोन की, वो हो जाएगी। तो चीज़ें इसकी बेहतर होती जाएंगी आस्ते आस्ते। लेकिन देखें, बात यह है कि इस किस्म की चीज़ों में ज़रा टाइम भी लग जाता है, तो इसी वजह से टाइम लगा है, और रीस्ट्रक्चरिंग इसकी ज़रा टाइम लगने की वजह से अभी फौरन से, मतलब ये है कि इसमें अपसाइड बहुत बड़ी नहीं आई है, रुकी हुई है अपसाइड। जी बहुत शुक्रिया जावेद साहब। एहसान अपना सवाल करें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम नादिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर मुझे ये पूछना था कि आपको आपको कैसा लगता है इन फ्यूचर, और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आपको लगता है कि बहुत अच्छे 10x रिटर्न्स आ सकते हैं, तो आप कुछ रिकमेंड कर सकते हैं? आपको कैसा लगता है कि नेक्स्ट 2 3 इयर्स में ये कहाँ आप इसको देखते हैं? 300 400 तक रीच कर सकता है ईवीज के बाद और सारा कुछ? और कोई और पोटेंशियल स्टॉक अगर आपको लगे जिसमें, जैसे साजगार टाइप
कोई पोटेंशियल स्टॉक जिसमें आपको लगे बहुत पोटेंशियल है और नेक्स्ट 3 इयर्स या 2 इयर्स में ये साजगार वाले रिटर्न्स दे सकता है, तो प्लीज रिकमेंड कर दीजिएगा। जी, मैं आपको बता दूं कि आपको जो ईवीज के लिए आपको जो गाड़ियां हैं वो हैवल है, BYD है, और एक दो और है। ठीक है ना। बाकी आपको सही है, जापानीज गाड़ियां भी हैं, कोरियंस भी हैं, बट जो मेन आपको कंपटीशन मिलेगा वो आपको मिलेगा चाइनीज गाड़ियों से। तो चाइनीज में हैवल है, चाइनीज में BYD है। ठीक है। अब आपका ये है कि अगर आप, मैं आपसे कहूं कि आप एक नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं जो कि गाड़ियों की प्रोडक्शन करेगा, ईवी गाड़ियों की, आप उसमें पैसा लगाएं। ठीक है। तो जब आप उसमें पैसा लगाएंगे तो उसका प्रॉफिट आने में टाइम लगेगा। ठीक है। आपको हब पावर के अंदर ये कंपनी एज एन एसोसिएट है, 50% इनकी इन्वेस्टमेंट है। और अगर ये BYD का प्लांट सेटअप करते हैं तो आप ये देखें कि आपने अगर हब पावर कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं तो आपको 12-13% डिविडेंड यील्ड मिलती रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है। तो आपको एक ऐसी कंपनी जिसमें 12-13% की डिविडेंड यील्ड है, और आपको गाड़ियों की कंपनी फिर एग्जैक्टली फ्री मिल रही है ना। तो 1 साल में, 1.5 साल में जब वो प्रोडक्शन में आ जाएगी और उसकी सेल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी, तो इफेक्टिवली हबको विल ओन 50% ऑफ BYD। तो उस हिसाब से हबको विल परफॉर्म वेरी वेल गोइंग फॉरवर्ड। और यहाँ पे लेने में हर्ज इसलिए नहीं है कि आपको 12-13% और आगे चल के 15% तक की डिविडेंड यील्ड जो है वो मिल जाएगी हब पावर पे, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसका पैसा जो है BYD प्रोजेक्ट में लगेगा। सो वन शुड स्टे पॉजिटिव, आपको लेना चाहिए। इसमें एक और चीज भी आपको बताऊं कि इनके और भी प्लान्स है। इनके पास कोई तकरीबन 1400 एकड़ पे जमीन है, एकड़ की जमीन है समुंदर के साथ। उसमें से काफी बड़ी जमीन है जिस पे ये पावर प्रोजेक्ट था, और अभी एक और चाइनीज पावर प्रोजेक्ट है। अगर ये वहाँ पे रिजॉर्ट्स और नई चीजें डेवलप करते हैं, नई इंडस्ट्रीज लगाते हैं, सो आई थिंक वो जगह बहुत जबरदस्त है। तो इनको कोई नई जगह लेने की, खरीदने की जरूरत नहीं है। इनको इतनी बड़ी जगह मिली हुई है, ये उसी में बहुत कुछ डेवलप कर सकते हैं। सो हबको में हिडन जो है वो अपसाइड बहुत बड़ी है, और इसमें जैसे ही चीजें होती रहेंगी आई थिंक इसमें अपसाइड आती रहेगी। तो बिल्कुल 3 इयर्स में ये 400 रुपीज का स्टॉक है इंशाल्लाह। तो बिलो 150 आप बाय करते रहे मतलब जी, बेसिकली। बाय करते रहें, बिल्कुल आपको डिविडेंड आता रहेगा। आपको क्या मसला है? ठीक डिविडेंड तो ठीक है, नहीं थैंक। रुकने का ना। डिविडेंड तो एक प्रोजेक्शन है लोगों की, हर ब्रोकेज हाउस की प्रोजेक्शन है कि अगले साल का डिविडेंड इसका जो है वो सही कोई कम से कम 15 रुपए तो है ही। सही। और कोई सर पोटेंशियल स्टॉक प्लीज रिकमेंड कर दें एक, और एंग्रो कोई इसके अलावा। एंग्रो होल्डिंग इज अ गुड स्टॉक। एंग्रो होल्डिंग्स देखें, पहले क्वार्टर की अर्निंग बहुत ही कम आई थी, 1.5 रुपए के करीब। तो लोग जरा परेशान हो गए कि ये पता नहीं क्या बात है, इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग, इसलिए चल नहीं रहा है। जैसे ही जुलाई का रिजल्ट आए, जुलाई में रिजल्ट आएगा, जून एंडिंग सेकंड क्वार्टर का, मेरा ख्याल है इसमें परफॉर्मेंस आ जाएगी। थैंक यू। बहुत वेलकम। शुक्रिया इरफान। अच्छा सर, जैसे टेक्सटाइल के हवाले से मैं पूछना चाहूंगी कि शादाब टेक्सटाइल है, कोहाट टेक्सटाइल है, इनके हवाले से थोड़ा सा बताइए कैसे हैं ये स्टॉक्स, और क्या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्सटाइल इस वक्त सेक्टर ऑल ओवर कैसा आप समझते हैं? अच्छा, सॉरी, मैं आपको बताऊं, मैंने ये, वैसे तो खैर इतना अरसा हो गया तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा हम्म। सा देखूंगा तो समझ जाऊं। लेकिन मैं ये छोटी टेक्सटाइल कंपनीज बड़ी हैं ये, लेकिन हम्म। मैं टेक्सटाइल में ज्यादा काम नहीं करता। टेक्सटाइल में काम करता हूँ सिर्फ इंटरलूप में। ओके, सही, तो वो ठीक। मेरा ख्याल है कि आपको अगले 3 साल में इसकी अर्निंग्स, हाँ इसकी प्राइस डबल ट्रिपल हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, सही। तो अच्छा आपको मसला सर, नहीं है। सही सर, वेव्स ऐप के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि वेव्स ऐप काफी टाइम से जो है एक जगह पे स्टक हुआ है। कैसा है स्टॉक, क्या आगे इसके फ्यूचर हैं, फंडामेंटल थोड़े इसके बेहतर लगते हैं? क्या वजह है जो ये अभी तक स्टक हुआ है? अच्छा, ऐसा है कि जो वेव्स ऐप है ना, इसको ज़रा मुझे देखना पड़ेगा टू बी हम्म, ऑनेस्ट। जाहिर है वो हम बैठे हुए सारे शेयर देख भी सकते हैं, सही सही लेकिन सही। हम देखते नहीं है। कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर जो है वो ब्लू चिप स्टॉक में काम करें। तो हम्म। जैसे बड़े स्टॉक के हैं तो उसके अंदर
छोटे स्टॉक में जहां समझ आता है वहां थोड़ा काम कर लेते हैं, सही। लेकिन ये है कि ये मतलब हर हर स्टॉक में, अब देखिए हर एक की स्ट्रैटेजी होती है, काम कर सकते हैं, मैं मना नहीं करता, ठीक है, लेकिन बिल्कुल। ये है कि मैं खुद बहुत ज्यादा हर चीज नहीं देखता। मैं टॉप 40-50 स्टॉक्स जो है मैं उसको देख के उसमें टाइमिंग जो है अपनी सही कर लेते हैं। सही। खबर अच्छी हो तो उसमें पैसे बन जाते हैं, इतना मसला नहीं है। सही। ठीक सही है ना, बिल्कुल। आपकी आपकी दो चीज, आपके स्टॉक सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। सही। अगर आप ब्लू चिप रख रहे हैं तो बस आप कहें मैंने ये 50 आइटमों से हटके काम नहीं करना है, हाँ नंबर हाँ। वन। अब फिर आ गया उसमें कोई स्टोरी आ गई तो आपने खरीद लिया, नहीं हुआ टाइमिंग हो गई। देखे ना, ओजीडीसी पीपीएल इतने अरसे से, मतलब जहां पे मंदी आती है लोग खरीद लेते हैं, ऊपर डाल देते हैं। ऐसे ही है। ठीक है ना, तो आपको ऐसे ही बहुत सारी स्टोरीज आपको मिल जाएंगी जो कि ब्लू चिप है। प्राइस नीचे गई, मार्केट में करेक्शन आई, वो माल खरीद लिया, और ऊपर जो है जब अपसाइड हुई तो डाल दिया माल। और सही। कहाँ कहीं पे ये है कि उनकी अर्निंग्स बहुत बढ़ रही हैं तो वो भी आप जो है वो उसके टाइम के हिसाब से अपना जो है इन्वेस्टमेंट करें। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हर स्टॉक में ना घुसे, जहाँ पे जो माल बिक भी जाए आपका, वो भी बहुत ज़रूरी है। बाज़ सही। औक़ात ये होता है कि आपने एक स्टॉक खरीदा है और आपने कहा जी ये बहुत अच्छा है, और वो गया और आपने कहा जी 10 रुपए पे बेच दें, वो पौने 10 रुपए से वापस हो गया, और पता चला 2 साल लग गए, उसकी प्राइस जो है 6 रुपए पे खड़ी है, तो फिर आपको फायदा नहीं है उस स्टॉक में ट्रेड करने का। बिल्कुल। ये ऐसी चीज आपके पास जो है ना, आपके पोर्टफोलियो का सिर्फ 10% होना चाहिए। आप रख सकते हैं, लेकिन अगर फर्ज करें कि किसी के पास 10 लाख रुपए हैं, तो 1 लाख रुपए के आप ये ऐसे स्टॉक्स खरीद सकते हैं ताकि जब इनमें अपसाइड आए डबल ट्रिपल 4 टाइम्स, तो आपके पैसे अच्छे बन जाए, और ना हाँ। हो तो आपका लॉस 10% में से क्या होगा, आधा चला जाएगा, तो 5% का लॉस हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो का एक स्मॉल पार्ट जो है वो जंक के स्टॉक्स में रख सकते हैं और उनमें सही। ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बस उससे ज्यादा ना करें। बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास अब टाइम बिल्कुल एंड है। आखिरी सवाल मैं लूंगी, आफ्ताब जल्दी से 1 मिनट में अपना सवाल कर लें, उसके बाद फिर हम सर से फर्दर स्ट्रैटेजी पूछेंगे। अच्छा सर, पीआरएल के बारे में बता दें और रिफाइनरी सेक्टर के बारे में, पीआरएल स्पेशली। जी, रिफाइनिंग सेक्टर तो अच्छा परफॉर्म करेगा। पीआरएल काफ़ी बेहतर स्टॉक है, एटीआरएल पीआरएल सिनर्जी काफ़ी बेहतर स्टॉक्स हैं, तो आई थिंक पीआरएल जो है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सर फिर एनआरएल के ये बारे अब में क्या कहते हैं आप? जिसके बारे में, एनआरएल, एनआरएल। एनआरएल ना करें। अच्छा। एनआरएल अगर किसी के पास है तो स्विच कर ले, अच्छा। सही। स्विच सर करके पीआरएल आप की बाइंग एपीआरएल। रेंज क्या होनी चाहिए? जी, इसकी पीआरएल की बाइंग रेंज क्या होनी चाहिए, किस रेंज में बेहतर रहेगा? देखिए ये अभी तो ये चल रहा है कितने पे, 34 रुपए पे। 34 में जी, 34, 35। ये 32 रुपए पे आए, 32 32.5 पे तो ठीक है। सही। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। अच्छा सर, अब बताइए नेक्स्ट वीक को किस तरह से देखते हैं, मंडे को कैसे देख रहे हैं? अब मार्केट का, वैसे तो आपने स्टार्ट में हमें बताया है कि अब सारे मिनट हो गए, जुलाई में अब चीज़ें बड़ी बेहतर होंगी। कमिंग वीक में जो है क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? और वैसे तो आपने बहुत सारे स्टॉक्स बताए हैं, जिसमें एंग्रो है, होल्डिंग्स हैं, और भी बहुत सारे स्टॉक बताए हैं जिनमें हमें काम करना चाहिए, लेकिन जो 3 मोस्ट फेवरेट आपके स्टॉक्स हैं जो आप कहेंगे कि भाई इसमें तो काम सब नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा उसके हवाले से भी बताइए। और क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारे इन्वेस्टर्स की, ये बताएं। देखें, एक तो सबसे पहली बात यह है कि मार्केट में तेजी में ही रहना चाहिए। जी। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि आप अपने जो स्टॉक्स है जिन पे बेट लगा रहे हैं वो आप चेंज करते रहें। आप एक में घुसे, आपने रिटर्न बनाया, फिर आपने दूसरा देखा, आपने कहा जी इनमें चले जाते हैं, इनसे रिटर्न बना लेते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ चल सब जा सब ऊपर रहे, लेकिन कितने टाइम में कौन सा स्टॉक ज्यादा ऊपर जा रहा है ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है ना, तो मेरा सही। मेरा मेरा ये ख्याल है कि आप जो है, यानी आपको अच्छे स्टॉक्स ढूंढने हैं कि यहाँ से ये वाले ज़्यादा बेहतर होंगे। अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 सालों में सारे स्टॉक्स चले, बैंक्स भी चल गए, फर्टिलाइजर भी चल गए, सीमेंट भी चल गए, ऑयल भी चल गए,
ऐसे और भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी, इंश्योरेंस कंपनीज भी चल गई, टेक्सटाइल भी चल गए। ठीक है ना, हर चीज डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो गई है, और अभी और अपसाइड लगती है। तो आपने सिर्फ टाइमिंग उसकी देखनी है। तो मेरा ये ख्याल है कि आप जो है वो अभी एनर्जी स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और आप साथ में बैंक्स के ऊपर भी, क्योंकि अब रिजल्ट आएंगे वो भी अच्छे होंगे। सीमेंट्स के इस क्वार्टर के रिजल्ट बेहतर होंगे। ठीक है। ऑटोज थोड़ा सा हिट ले ली है, ऑटोज में जरा नेगेटिव है चीजें। तो ऑटोज में बहरहाल हिट ले ली है, तो अब मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पे बाय ऑन डिप शुड बी द स्ट्रैटेजी। स्टैगर्ड बाइंग ऑटोज में होनी चाहिए, कोई मसला नहीं है। सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर शोएब आपका, और हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं लूंगी इजाज़त। सेशन से इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।